नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि 1993 सीरियल बम ब्लास्ट जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दाऊद इब्राहिम और उनके गैंग के द्वारा रची गई थी, उसका अहम आतंकी याकूब मेनन के फांसी को देश के प्रबुद्ध जनों ने रुकवाने का प्रयास किया। आप सबको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज साहब को रात के 2 बजे की गहरी नींद में जगा करके उनसे गुजारिश की कि भाई इस देश के होनहार इंसान को मरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये मर जाएगा तो अगला बम ब्लास्ट कब और कैसे होगा। ये हमारा देश भारत महान ही है जिसमें आतंकवादियों के जान की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश को रात में जगाया जा सकता है, जबकि वही न्यायाधीश और वही न्यायालय और वही वकील लोग लाखों करोड़ों पेंडिंग केस पर कभी कोई एक शब्द भी नहीं बोलते, ना ही बोलना चाहता है। जबकि उसमें से कुछ लोग भारत सरकार में मंत्री भी थे, कानून मंत्री भी थे और नीति निर्धारक मंडल के अहम सदस्य थे। उन्होंने आम जन को आउट ऑफ रीच होती जस्टिस, डिले जस्टिस में डिनाई जस्टिस वाले फॉर्मूले पर कभी कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, लेकिन आतंकी के मरने का दुख सार्वजनिक बना। खैर, भारत महान के महानतम न्यायाधीशों ने इस बात को समझा और कहा कि भाई ऐसे लोगों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है जिन लोगों ने निर्दोष लोगों को बमों से उड़ाया है और देश में अशांति फैलाया है। आदरणीय प्रेमचंद जी को साधुवाद। उसी याकूब मेनन को कानून के तहत दिए गए फांसी के बाद जो उसको जहन्नुम में नसीब हुई, उस जहन्नुम को जन्नत बनाने का प्रयास फिर उन्हीं लोगों ने किया। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार ने उसके जहन्नुम को जन्नत बनाने, उसके कब्र को सजाने संवारने और जैसा कार्यक्रम का व्यवस्था किया। जो लोग उसके मौत को रुकवाने का प्रयास किए थे, लेकिन भारत के विद्वान न्यायाधीशों के विद्वता के आगे उनकी एक न चली। मुंबई शमशान एक्ट के अंतर्गत एक कानून है कि हर 18 महीने के बाद वहां की मिट्टी पलट दी जाती है। चूंकि जमीन कम है और मरते रोज लोग हैं और बढ़ते भी रोज लोग हैं, मतलब जिनकी जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, तो आवागमन इंसान का फितरत है। तो जो आएगा वो जाएगा और जो जाएगा वो आएगा। तो जाने वालों की संख्या बदस्तूर बढ़ती जा रही है और जमीनों की संख्या घटती जा रही है। इसलिए वहां एक कानून बनाया गया कि 18 महीने के बाद उस जमीन को पलट दी जाएगी, मतलब कब कहाँ किसका कब्र है इसकी पहचान मिटा दी जाएगी ताकि दूसरे लोगों को दफन होने का जगह मिल सके। लेकिन इस कानून का भी पालन वहां पर नहीं किया गया। सारी जमीन पलटी गई, लेकिन याकूब मेनन के उस अपवित्र स्थल को जो जहन्नुम का जगह था उसको किसी ने नहीं पलटा, बल्कि उसको सौंदर्यीकरण का पूरा प्रयास किया। सनमाइका और संगमरमर की शानदार टाइलें लगाई गई और उसको एक पवित्र स्थल और मजार जैसा तब्दील किया गया, ताकि कल को लोग वहां पर जा करके दुआएं मांगे, फातिहा पढ़े और अपने लिए शुभकामनाएं मांगे। लेकिन भला हो वहां के कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इसका विरोध किया और अब सरकार हरकत में आई है। क्योंकि इस टाइम याकूब मेनन की मित्र वाली सरकार नहीं है, इसलिए उसे वापस जमींदोज होना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। विषय तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि जिस देश में आतंकियों को देखते गोली मार देनी चाहिए, उस आतंकियों को कानून से मिले सजा को भी रुकवाने का बात की जाती है। दुनिया में ऐसा वाहिद मुल्क हमने कहीं नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो जरूर बताइएगा। दूसरा और महत्वपूर्ण विषय तो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो बंडमरू आदमी है, उस पर कोई चर्चा करना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। अरविंद केजरीवाल पंजाब के अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है और उसी पंजाब के छाती पर रैली निकाल रहा है, ये कहते हुए कि देखो मैं तुमको तनख्वाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन करोड़ों रुपया रैली में फूंक रहा हूं, तुम इसको देख करके खुश रहो।
आज हरियाणा में सोनाली फोगाट, वो टिकटॉक स्टार जो गोवा में दारू पीते हुए मर गई, उसमें कुशल क्षेम पूछने के लिए गया था। पता ना क्यों अरविंद केजरीवाल और उसके टीम आतंकियों को, नस्वर को, नशेड़ियों को और बेबुद्धि वालों के साथ बहुत जल्दी रिलेट करती है। वो जो पंजाब का मूसावाला खालिस्तान समर्थक गायक को गोली मारी गई थी, केजरीवाल पैदल चला गया था, उसका मुख्यमंत्री नंगे पांव वहां पर गया और वहां के लोग कह रहे थे कि भाई भूत प्योर हुआ ही, आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। खैर, उसको उसकी राजनीति मुबारक हो। हम तो आपसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि इस चीजों को समझिए और राष्ट्र के लिए कौन शुभ और कौन अशुभ है इस चीज को पहचान कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। खैर, आज का जो महत्वपूर्ण विषय था वो था कि राजपथ से कर्तव्य पथ पर नरेंद्र मोदी। मित्रों, दोपहर के बाद से 2-3 चैनल पर मैं भी था, सोशल मीडिया पर मैं बड़ा सक्रिय रहता हूं, बड़ा वोकल आदमी हूं मैं। एक चीज बड़ी जोर से सुनाई दी, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या और कोई प्लेटफॉर्म हो। माउथ मीडिया पर भी इस बात की चर्चा थी कि देखिए वर्तमान सरकार क्या करती है, सिर्फ नाम ही तो बदलती है। पुराने नामों को बदलना, पुराने पहचानों प्रतीकों को बदलना, यही काम वर्तमान सरकार के रहे और कुछ कर नहीं। कांग्रेस के एक होनहार प्रवक्ता है, महिला है, इसलिए उनका मेरे मन में सम्मान है, मैं और कुछ ना कहूंगा। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने रेस कोर्स को लोक कल्याण मार्ग किया है। जब से उन्होंने लोक कल्याण मार्ग नाम रखा है तब से सिर्फ देश में 2 लोगों का ही कल्याण हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ। मैं उनसे पूछ लिया कि भाई अभी तो कम से कम 2 लोगों का कल्याण हुआ है आपके शब्दों में, लेकिन पहले जब रेस कोर्स नाम था तो बहुत सारे लोग रेस में जाने से डरते थे, क्योंकि उनको पता था कि जब रेस में अपने आप को दिखाएंगे तो उनके साथ क्या कोर्स होगा। ये राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया और बहुत नाम है, उन लोगों का इतिहास पता है। इसीलिए कोई आदमी उस रेस में ही नहीं होता था कि वो कोर्स का जानकारी था कि क्या क्या कोर्स में है, क्या क्या विषय, क्या क्या सब्जेक्ट है और क्या क्या पनिशमेंट है। इन बात की ध्यान तो पहले रखा जाता था। कम से कम लोक कल्याण मार्ग होने से यह बात की तो उम्मीद नहीं है ना कि भाई जो रेस में होगा उसके साथ कोर्स हो जाएगा। 2 आदमी का कल्याण से 2 आदमी से शुरुआत होगा तो कल्याण बढ़ेगा। मैं बात करता हूं राजपथ को कर्तव्य पथ रखने के सार्थकता पर, निहितार्थ पर और उसकी आवश्यकता पर। मित्रों, मैं आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जो मुझे सुन रहे हैं भोजपुरी समझते हैं और हमारे बहुत सारे लोग हैं जो भोजपुरी समझते हैं, जो हिंदी समझते हैं वो भी भोजपुरी समझते हैं, क्योंकि भोजपुरी बस टोन बदलने के बाद हिंदी ही है। मतलब तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगला जैसा नहीं है कि बिल्कुल उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, बात बराबर ही है। हमारे भोजपुरी में कहावत है, नाम पर के नाम में क्या रखा है, भोजपुरी में कहावत है कि बिन या करत लक्ष्मीनी या देखनी हरबा जो तो धनपाल, अमृत जात अमर के देखनी सबल निमन ठटपा। मतलब नाम से कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता है, आपका काम आपका पहचान है। उसका हिंदी में तर्जुमा कर देता हूं। मतलब एक आदमी का नाम ठटपाल रह गया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई देखिए मेरा नाम ठटपाल है, ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई नाम नहीं, तुम्हारा काम तुम्हारा पहचान होगा। तुम काम ऐसा करो कि लोग तुमको आगे लगा करके तुम्हारा नाम ले। बोला नहीं, मैं अपना नाम बदलूंगा। बोला तो एक काम करो, देश में भ्रमण करके आओ, जो तुमको बढ़िया नाम लगेगा वही रख देंगे। बोला ठीक है। तो वो जैसे ही बाहर घर से निकले तो उनके घर के गांव के सामने एक खेत में एक गरीब महिला बीन रही थी। मतलब जो खेतों में हमारे यहाँ कटाई के टाइम में दाने गिर जाते हैं तो उसको बीनते हैं सड़क पर से अनाज, और लोग ले करके टक्का करके उसको खाने के इस्तेमाल में लेते हैं। तो पूछा कि माता जी तुम्हारा नाम क्या है? बोला बेटा मेरा नाम लक्ष्मीनिया है। बोला यार माँ लक्ष्मी जिनका पूजा करने से लोग धनी हो जाते हैं वो बीन रही हैं गरीबी की वजह से। आगे बढ़े तो एक आदमी मर गया था गांव के बाहर। देखिए आदमी मर रहा है, उसकी शव यात्रा निकले हुई है। तो बोला यार कौन मर गए? बोले ये अमरनाथ मर गए। अमरनाथ? जो अमर के नाथ थे वही मर गए। आगे फिर झटका हुआ
तो आगे गया तो एक आदमी हल चला रहा था, बड़ा गरीब आदमी, पसीना से लथपथ, फटहाल। तो बोला बाबा बहुत थक। बोला क्या करें बाबू, गरीबी है, मजबूरी है, ना हल चलाएंगे तो कहाँ से खाएंगे, मैं हूँ, मेरा परिवार है, बड़ी दीनहीन स्थिति है। बोला जी ठीक है, आपका नाम क्या है बाबा? बोला जी मेरा नाम धनपाल है। धनपाल? धन के पाल को हल चलाने की जरूरत है? बोला हाँ। फिर वो वहीं से वापस आ गए। बोला यार ये अजीब बात है, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी उन्होंने कहा कि बिनी या कर तो लक्ष्मणी या देखनी हरा बाजू तो धनपाल, अमरत जाते अमर के देखनी सब में ठठपाल। बोले यार सबसे बड़े तो ठठपाले नाम है। तो नाम से चाहे वो राजपथ हो या लोक कल्याण हो या कर्तव्य पथ हो, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उस पर चलते किस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं। मेरा अपना मानना है कि राजपथ जो पहले किंग वे था, मतलब राजा का वे, और ये जनपद जिसमें अभी आदरणीय सोनिया गांधी जी रहती हैं, कांग्रेस की महारानी, वो क्वीन वे था, मतलब रानी पथ, और ये था राजपथ। जब हमारा देश आजाद हुआ तो इन दो रास्तों का नाम बदला, बहुत सारे रास्तों का नाम बदल गया। विलिंगटन हॉस्पिटल, राममनोहर लोहिया हो गया, और भी कई रास्ते बदले गए। ये विंस्टन क्रिसेंट जो रास्ता था वो 11 मूर्ति मार्ग हो गया। दिल्ली में बहुत सारे रास्तों को हमने बदलता देखा है। तो इसका नामकरण हुआ किंग का हिंदी में राजा, और वे का पथ राजा पथ, तो उसको शुद्ध में राजपथ किया गया। और ये जो क्वीन वे था उसको जनपथ किया गया, जिस पर सोनिया जी अभी वर्तमान वाले, जो अभी निवर्तमान हुए आदरणीय रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति, जिसमें रामविलास जी रहा करते थे, उसके घर में वो सब जनपद पे ही है। तो वो लोगों में से उन लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि वो राज करने के प्रवृत्ति के थे। बेशक वो राज परिवार से न आते हों, उनके घर भिखारी थे। पहले वेटरनरी अस्पताल के 84 वार्ड में एक ही कमरे में 10 लोग सोया करते थे, जमीन पर भी सोने की जगह नहीं थी। लेकिन अब चूंकि लोकतंत्र है, राजा रानी के पेट से नहीं जन्म ले रहा है, वो बैलेट बॉक्स और ईवीएम से जन्म ले रहा है। लेकिन जो लोग ईवीएम से ही जन्म ले रहे हैं वो अपने आप को राजा समझ रहे हैं। नहीं तो आज सब्जी बेचने वाले की बेटी रानी विक्टोरिया के बराबर की सम्मान कहां पाती। मैं बात सोनिया गांधी की कर रहा हूं। एक साधारण दलित परिवार में टेलीफोन के एक चतुर्थ कर्मचारी की बेटी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और महारानी जैसी जीवन जी रही है। एक ऐसा आदमी जिसने पूरे जीवन साइकिल खरीदने भर के लिए चंदा लगाना पड़ा, आज उसके बच्चों के पास दुनिया के सर्वाधिक महंगी गाड़ियों का काफिला है। वो सब राजा ही तो है, अपने आप को मानते। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें ही तो यहाँ आना जाना है, तो ये राजपथ ठीक था। हमने कौन सा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है जिससे इसको कर्तव्य पथ करें। क्योंकि उनको इस बात की परेशानी है कि भाई उस रास्ते पर जो आदमी चलता है 26 जनवरी 15 अगस्त को और दिनों को, तो उससे इस बात का बोध होना चाहिए कि भाई आप किस कर्तव्य के पालन के लिए आए। अगर आप में कर्तव्य बोध ना होगा तो आपका होना ना होना बेमानी है। इसीलिए उन लोगों को इस नाम से परेशानी है कि भाई राजपथ था तो कौन, हमको पता था कि हमको राज करना है, और इसी बात का बोध होता था मेरे मन में। लेकिन अब जब इसका नाम कर्तव्य पथ हो जाएगा तो कहीं कर्तव्य का बोध न करा दे। और जब कर्तव्य का बोध होगा तो कर्तव्य तो हमारे ये है कि हमको 130-135 करोड़ के लोगों का ख्याल रखना है। हमें वोट बैंक के लिए, वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए योजना नहीं बनानी है। हमको मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अगर आसिफा मरे तो हमको देश भर में बवाल मचा देना है, और अंकिता मरे तो हमको खुशियां मनाना है। हमको ये नहीं करना है। इस बात का कर्तव्य बोध से उन लोगों को आत्मग्लानि ना हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई एक कर्तव्य पथ को हटा करके कोई और नाम रख लिया जाए। मोदी बड़ा गलत कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इसी तरह की मानसिकता उन लोगों की हुई होगी और रही होगी। अब आते हैं उस पूरे परिदृश्य को। मित्रों, दिल्ली में 30-35 साल मुझे हो गया रहते हुए, और ऐसा कोई हफ्ता नहीं बीतता इतवार से इतवार तक जब मैं एक बार उस रास्ते से न आऊं जाऊं। रहना ही उधर होता है। तो कई बदलाव हमारे जमाने से, हमारे सामने से वहां पर हुआ है। उन सब बदलाव का साक्षी हूं मैं। कुछ चीजें वहां पर थी जो अखरती थी, कुछ चीजें वहां पर थी जिसकी कमी बहुत ज्यादा खलती थी। मेरा मतलब है शौचालय का।
क्योंकि वो दिल्ली और आसपास के रहने वाले लोगों के लिए एक पिकनिक स्पॉट होता था। लोगों के शाम का मीटिंग स्थल हुआ करता था। बूढ़े से लेकर के जवान तक और अत्यंत नौजवानों का तो वो स्वर्ण स्थल होता था। मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया जगह होता था नौजवानों की मीटिंग के लिए। लड़के लड़कियां अपने पेड़ के छाए में आराम से बैठ करके शाम में गुजारा करते थे। 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक मैंने देखा है कि लोग वहां पर बैठा करते थे। एक बार की घटना है कि मैं रात के 2-2:30 बजे आ रहा था। हमारे एक राजनीति में मैं फंस गया, क्योंकि दिल्ली में असली राजनीति रात के 11 बजे से 2-3-4 बजे तक ही चलती है। कई बार मैं उस राजनीति का हिस्सेदार रहा हूँ, सहभागिता किया है, भागीदार रहा हूँ। एक ऐसे ही किसी मीटिंग से मैं रात के 2:30 बजे निकल रहा था। सामाजिक आदमी है, शुरू से ही सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, सोशल चीजों पर गहन अध्ययन करते हैं। मैं जब आगे बढ़ा तो देखा कि एक आइसक्रीम वाला नहीं, 3-4 आइसक्रीम वाले हैं। मैं बोला यही तो मसाला है, भी रुकते हैं। तो मैं अपना गाड़ी रुका। बड़ी ठंड थी, -डिग्री टेम्परेचर। वो बेचारा अपने रजाई में बैठ करके नीचे को जला करके बैठा था। मैं रोका, खट से बेचारा कहा, हाँ बाबूजी क्या दूं? तो मैं बोले यार इस ठंडी में इससे क्या लूं? मैं बोला भाई मुझे कुछ लेना नहीं है। अच्छा लेना नहीं है, तो फिर उस मैंने रजाई को समेट लिया। तो हमने बोला भाई एक बात बताओ। बोला बोलिए बाबूजी। मैं बोला तुम ये रात के 2:30 बजे इतनी सर्दी में क्यों बैठे हो? बोला बाबूजी ग्राहक है, ग्राहक दिख नहीं रहा है। बोला आपको नहीं दिख रहा है, हमारा ग्राहक है और 3-4 बजे तक है। हम लोग यहाँ से 4-5 बजे जाते हैं। हम लोग शाम के 4-5 बजे आते हैं और दिन रात में रहते हुए भोर में जाते हैं। आप 10 मिनट रुके, ग्राहक आएगा। मैंने बोले भी देख ही लेते हैं। तो मैं देखा तो देखा कि एक जोड़ा अब पेड़ के अंधेरे से बाहर निकल के आया और बोला भाई 2 दे दे। भाई कौन? मैं कहा कि भाई लड़कों से पूछूं, बच्चे हैं यार, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या करूं? मतलब मैं बड़ा, तो उस तरह के लोग भी वहां रहते हैं, घूमते। इंडिया के डीसी सब चीज के लिए मशहूर है, लेकिन एक चीज वहां पर बड़ी दिक्कत थी, शौचालय का। क्योंकि सर्दी में 2-2 घंटे, आधा घंटे बाद आदमी को पेशाब लगता है। हम जैसे जो उम्रदराज लोग हैं उनको तो ज्यादा ही लगता है, लेकिन शौचालय नहीं था। अब वो सब के सब लघुवंशा के लोग शंका के लिए किसी पेड़ के आड़ में, तो पेड़ खाली नहीं है, हर पेड़ के नीचे कोई ना कोई बैठा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी ने उस कमी को पूरा किया है और यहां से वहां तक बहुत सारा शौचालय बनाया हुआ है। दूसरी परेशानी पार्किंग की तो कोई परेशानी नहीं थी। मेन रोड पर गाड़ी खड़ा होता था, कभी पुलिस वाले हटा लो कभी हटा लो करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे। लेकिन रास्ता तो ब्लॉक हो जाता था ना। बहुत चौड़ी सड़क नहीं है, वो सिंगल वे सड़क है और उस सड़क पर दोनों तरफ कारें लग जाती थी तो डिस्टर्ब हो जाता था। ये जरूर होता कि पुलिस वाले एक तरफ लगवाते थे। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि पुलिस वाले बहुत परेशान करते थे गाड़ियों को, लेकिन ये जरूर था कि दिक्कत तो थी वहां पर। तीसरा और सबसे बड़ा दिक्कत है, आदमी इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक चलता था तो फिर वो जहाँ 3-4 जगह सड़क क्रॉस हो रहा है, वहां पर दिक्कत थी रुकने की। क्योंकि लाल बत्ती के लिए आदमी रुकता था तो जो पैदल चलते थे उनका रिदम टूटता था। अब क्या हो गया है कि वो सारे क्रॉसिंग्स पर अंडरपास बना दिया गया। मतलब आप राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट और आगे नेशनल स्टेडियम तक जाएंगे तो आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रोड पर चलिए, उसके बाद अंडरपास पर चलिए। मतलब आप अनवरत जा सकते हैं और ट्रैफिक पर लाल बत्ती नहीं होगा आपको पार कराने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बिना बत्ती के अब जाएगी, क्योंकि बत्ती आपको पार कराने के लिए होती थी जिसकी जरूरत अब नहीं रहेगी। तो ट्रैफिक भी स्मूथ चलेगा। सौंदर्यीकरण, सुंदरीकरण तो नरेंद्र मोदी ने किया ही है। आजकल राष्ट्रपति भवन में लेजर लाइटों की जो खूबसूरती और सुंदरता आई है वो आया है। अंत में उसकी एक और सबसे अभूतपूर्व और अमूलचूल परिवर्तन पर चर्चा ना करेंगे तो बहुत बेमानी होगी। वो है जॉर्ज पंचम के तस्वीर आदम कद प्रतिमा को हटा दिया गया था, लेकिन डिसाइड ही नहीं हो रहा है कि किसका लगे। कुछ लोग शुरू में कहते कि भाई गांधी जी की लगे, क्योंकि आज एक मैं चैनल पर था, कुछ समझवादी पुराने थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग हटाने वाले आंदोलन में थे और हमने गांधी जी की प्रतिमा का मांग किया था। लेकिन जो गांधी नामधारी लोग थे उनको बड़ा दिक्कत था। उन्होंने सोचा कि भाई जब गांधी लगाना है तो भाई इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो,
राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, गांधी तो बहुत है, किस गांधी का लगे, किस गांधी का लगे, इसी असमंजस में अब तक नहीं लगा था। लेकिन जब देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जनक नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने देखा कि भाई इस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उपयुक्त उम्मीदवार और कोई हो ही नहीं सकता, जिस पर कोई विवाद नहीं। स्थिति ऐसी आ गई नरेंद्र मोदी के जमाने में, एक चीज देखने को मिलता है कि मोदी के चाल का काट किसी के पास नहीं होता, मतलब उसका आलोचना ही नहीं कर पाते लोग। जैसे उन्होंने मुर्मू जी का राष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवारी की, किसी की हिम्मत ही नहीं है कि उस पर कुछ बोल सके, नहीं तो सारा आदिवासी समाज भिड़क जाता। उनका एक एक चयन ऐसा हो रहा है कि आपके पास राजनीति करने और उसका आलोचना करने का मौका नहीं है। अब सुभाष चंद्र बोस की आलोचना कांग्रेसी भी नहीं कर रहे। आज दिन भर के 2-3 चैनलों पर मैं था और बाकी चैनलों के लबोले आपके बाद लोग ये कह रहे थे कि नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे भाई और हमारे ही नेता थे, संघ का उनसे क्या मतलब, वगैरह वगैरह और वगैरह। मतलब हमारे यहाँ कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है और अब भारतवासी को नहीं, दुनिया को भी ये देखने को, समझने को, जानने को मौका मिलेगा कि भाई गांधी नेहरू के बाद भी इस देश की आजादी की लड़ाई में कुछ लोग थे। एक आदमी तो यहाँ आदम कद के रूप में खड़े हैं जिनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है और वो जो नहीं बिकता वो दिखता भी नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी शानदार प्रतिमा को वहां पर स्थापित करके ये बता दिया है कि दुनिया में, भारत में सुभाष चंद्र बोस भी थे जो इन्हीं लोगों के समानांतर थे, हो सकता है उनसे ज्यादा भी थे। तो सुभाष जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, प्रधानमंत्री की इस साहसिक कदम के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए एक बार पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री को प्रणाम करता हूं और याद दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, कर्तव्य पथ पर जो सबसे पहला कर्तव्य है वो ये है कि आप इस देश में जातीय विद्वेष को जो बढ़ा रहे हैं, आरक्षण के नाम पर, सर्वेक्षण के नाम पर और अपने मनसा करुणा बाचड़ा के नाम पर, उसको रोकिए, क्योंकि ये सही कर्तव्य नहीं है। सही कर्तव्य है कि प्रतिभा का सम्मान हो, योग्यता का पहचान हो और जो आदमी जिस योग्य है उसको वो स्थान हो। अगर इन कुछ कर्तव्यों का निर्वहन आप बिल्कुल शुद्ध अंतःकरण और ईमानदारी से करेंगे तो दुनिया इतिहास में आपको पूजेगी, नहीं तो कहेगी कि मौका आपके पास था और आप चूक गए। सिर्फ कर्तव्य पथ नाम रख देने से नहीं होगा, आपके अंदर के शुद्ध अंतःकरण से कर्तव्य का निर्वहन ही आपका पहचान होगा। तब उस कर्तव्य पथ से ज्यादा आपके कर्तव्यों की मान होगा, नाम होगा और पहचान होगा और लोग आपको आदर से ही देखेंगे। यही याद के साथ, यह अनुशंसा के साथ, यही निवेदन के साथ मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूं और समस्त भारतवासियों से अनुरोध करता हूं कि क्षणिक लालच में भाई भाई से ना लड़े। आज वो दलित को बढ़ा रहे हैं तो आपको घटा रहे हैं, कल आपकी संख्या बल लगेगी कि हाँ भाई आप एग्रेसिव होकर के एक होकर के मतदान कर रहे हैं, तो कल वो दलित को घटाएंगे और आपको बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर वो वोट बैंक के अधीन ही अपना काम कर रहे हैं, मतलब वो अपने शुद्ध अंतःकरण के कर्तव्य परायणता पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि उनके कर्तव्यों के निर्वहन में उनका मदद करें, मार्गदर्शन करें, उनको याद दिलाएं कि शुद्ध अंतःकरण से असली कर्तव्यों का निर्वहन क्या है। तब तक हमको आशीर्वाद देते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी समूह में साझा करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।